हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। तो आज हम क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम हम देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, मतलब पावर का शेयर होना, मतलब जो भी पावर है वो डिवाइडेड हो, वन पर्सन के हाथ में ना हो, पावर का शेयर होना। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो पावर शेयरिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो है कि इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मीन्स पावर का शेयर होना किसके बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, जुडिशरी के बीच में। डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, लाइक अगर हम स्कूल का एग्जांपल लें तो स्कूल पे भी जो है वो पावर पूरी शेयर होती है, जैसे प्रिंसिपल, टीचर्स, देन क्लास मॉनिटर्स। तो उनके बीच में जो है पावर डिवाइडेड होती है, किसी एक पर्सन के हाथ में जो है पावर नहीं होती। और अगर ऐसा होता है किसी वन पर्सन के हाथ में पावर होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। तो पावर शेयरिंग अगर होती है तो कैसे होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा। पावर शेयरिंग क्या होती है, कैसे होती है, स्टोरीज़ के बेसिस पर हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग होती है तो क्या होता है और नहीं होती तो क्या होता है। तो हमने डेफिनेशन देख ली। उसके बाद एक बेल्जियम एक एग्जांपल दिया हुआ, एक स्टोरी दी हुई है जिससे हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग होती है तो क्या होता है। जैसे बेल्जियम क्या है, एक छोटी कंट्री है यूरोप में जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, फ्रांस के साथ, नदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग के साथ जो है वो पावर को शेयर करती है, बाउंड्री शेयर करती है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद इसका जो कॉम्पोजिशन है वो एथनिक है। एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर रहते हैं बेल्जियम में। लाइक 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% जो है वलानिया में रहते हैं। तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें तो पूरी कंट्री जो है उसमें, इसका मतलब है जो फ्रेंच फ्लेमिश रीजन में जो रहता है ना, वो कौन से लोग हैं, वो डच बोलने वाले लोग हैं। मतलब कि 59% जो है वो डच बोलने वाले पीपल रहते हैं। और जो कम लोग हैं यानी कि 40%, वो कौन है, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं जो वलानिया रीजन में रहते हैं। तो अगर हम ब्रसेल की बात करें जो कि किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की जो कैपिटल है, वहाँ पर थोड़ा अलग है। डच स्पीकिंग जो मेजॉरिटी में है कंट्री में, यानी कि ज़्यादा डच स्पीकिंग, यानी कि 59% जो है डच स्पीकिंग वो पूरी कंट्री में है। और अगर उसकी बात करें माइनॉरिटी में, वो कैपिटल में है। यानी कि कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है। डच स्पीकिंग कंट्री में तो मेजॉरिटी में है पर कैपिटल में माइनॉरिटी में है। और जो फ्रेंच है वो कैसे हैं, रिच और पावरफुल है, जो माइनॉरिटी में है कंट्री में, पावरफुल है डच स्पीकिंग कम्युनिटी से। तो 1950 और 60s में जो टेंशन थी इन कम्युनिटीज़ के बीच में बढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। डच बोलने वाले भी रहते हैं यहाँ पे, फ्रेंच बोलने वाले भी रहते हैं और जर्मनी बोलने वाले भी रहते हैं। डच बोलने वाले जो हैं यहाँ पे कितने रहते हैं, 59% रहते हैं। और फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं यहाँ पे 49%। और 1% जो है सिर्फ जर्मनी बोलने वाले यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पे जो है अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो लोग रहते हैं, इस वजह से यहाँ का जो कॉम्पोजिशन है वो एथनिक कॉम्पोजिशन है। ओके। उसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वो एक आइलैंड नेशन है, तमिलनाडु के साउथ कोस्ट पे है वो। इसकी जो पॉपुलेशन है ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है, अलग, यानी कि डाइवर्स मीन्स अलग अलग तरीके की जो पॉपुलेशन यहाँ पर लाई करती है। यानी कि और जो तमिल पॉपुलेशन का जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि सिन्हाला स्पीकर जो है वो 74% है, यानी कि बुद्धिस्ट। और जो तमिल स्पीकर्स और हिंदी मुस्लिम्स है वो यहाँ पर 13% हैं। और जो दोनों बोलते हैं, दोनों भाषाएं जो बोलते हैं सिन्हाला और तमिल, वो 7% है। तो यहाँ का भी जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। तो जो मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो यहाँ पे चलता था श्रीलंका में। इसका क्या मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी है उसकी बात मानी जाए, ऐसा सिस्टम। यानी कि जो श्रीलंका था वो इंडिपेंडेंट कंट्री कब हुआ था, 1948 में। सिन्हाला के लीडर्स जो थे, सिन्हाला कम्युनिटी के, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक पहले गवर्नमेंट बनाई थी जो कि किसके बेसिस पर चलती है, सिन्हाला सुपरमेसी। जो किसको मानती है, सिन्हाला की बात मानी जाए, उसकी सुपरमेसी हो, उसको सुपीरियर कंसिडर करा जाए, ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पर अडॉप्ट थी। तो जो स्टेप्स लिए वो गवर्नमेंट ने क्या लिए 1956 में, 1948 में जो है श्रीलंका को क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। तो 1956 में
सिन्हाला जो थी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, जो कि इसको डिसरिगार्ड करती है तमिल को। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, और जो कम्युनिटी वो जो कंट्री थी श्रीलंका, उसमें तमिल बोलने वाले पीपल भी रहते थे, जिसके जो उनके इंटरेस्ट थे वो कम हो गए। गवर्नमेंट जॉब्स और ये जो यूनिवर्सिटी पोजीशन थी वो किसको दी जाती थी? सिन्हाला को ही दी जाती थी। और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो भी उनके बेसिस पर ही बना था। इसके ऊपर जो तमिल्स का जो रिएक्शन था कि सिन्हाला को जो था एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल लैंग्वेज नहीं बनाई गई, तो उन्होंने तमिल्स ने क्या रिएक्शन था इस पर कि उन्होंने अपनी पार्टीज लॉन्च की, स्ट्रगल किया कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, पावर दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, किसमें? जॉब्स में, एजुकेशन में। हाउएवर जो डिमांड्स थी तमिल की उनको कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया गया। जो सिन्हाला की डिमांड थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिडर करी गई, और उन्हें एक ऐसा फील होता था तमिल को जैसे कि वो आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि उनके कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ कंसिडर नहीं की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी वजह से क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ। अपनी कंट्री में आपस में ही लोग लड़ने लगे, तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी। इस वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो मर गए। यानी कि जो श्रीलंका की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पर जो मेजॉरिटी में जो लोग थे उन्हीं की बात मानी जा रही थी, यानी कि सिन्हाला की। और अब बेल्जियम का देखते हैं कि बेल्जियम में कैसे अकोमोडेशन हुआ। तो दे रिकॉग्नाइज एक्सिस्टेंस ऑफ कल्चर एंड रिलीजन, उसके अंदर भी कल्चर और रिलीजन की एक्सिस्टेंस थी। इस वजह से उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को जो रिजॉल्व करने के लिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। फर्स्ट टाइम किया तो उसके अंदर उन्हें कोई कमी लगी, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, तो 4 टाइम्स करने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो गया। उसके बाद जो एलिमेंट्स थे बेल्जियम मॉडल के वो क्या थे कि फ्रेंच और जो डच थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले सेंट्रल गवर्नमेंट में, ताकि जो मेजॉरिटी में कौन थे यहाँ पे? डच मेजॉरिटी में थे और ये वाले माइनॉरिटी में थे। इन दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी फ्रेंच की और डच की। और जो बहुत सारी जो पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, ताकि पावर का शेयर हो और कन्फ्लिक्ट्स ना हो। एक अलग से गवर्नमेंट भी बनाई गई ब्रसेल में। क्यों बनाई गई? क्योंकि ब्रसेल में जो था वहाँ पर अपोजिट था, जैसे कंट्री में फ्रेंच जो थे वो किस में थे? मेजॉरिटी में थे, सॉरी माइनॉरिटी में थे कैपिटल में। जो कंट्री थी उसके अंदर जो था वो मेजॉरिटी में कौन थे? डच थे, ठीक है। और जो कैपिटल थी उसके अंदर मेजॉरिटी में कौन थे? फ्रेंच थे। तो इस वजह से कैपिटल ब्रसेल में अलग से गवर्नमेंट बनाई गई, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट। तो इसके अंदर जो था इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दी गई, पावर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट को दे दी गई, ब्रसेल में अलग वो गवर्नमेंट बना दी गई। तो इन स्टोरी से जो है बेल्जियम की जो स्टोरी थी और श्रीलंका की जो स्टोरी थी उससे हमें क्या सीखा? तो बेल्जियम की जो स्टोरी थी उसमें हमने देखा कि जो कंट्री में की जो यूनिटी है, एकता जो है वो कब पॉसिबल होती है? जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दें। जैसे बेल्जियम में हुआ, डच की और फ्रेंच की इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, जिस वजह से दोनों की जो है फीलिंग्स से रिस्पेक्ट हो। रिजल्ट म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग, और उन्होंने एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट बनाई। एक्सेप्टेबल मतलब कि जो दोनों ही कम्युनिटी ने एक्सेप्ट की, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं थी, इक्वालिटी के साथ पावर शेयरिंग हो रही थी। श्रीलंका में क्या हो रहा था कि जो कंट्री की जो यूनिटी जो थी वो किसने ख़त्म कर दी थी? मेजॉरिटी कम्युनिटी ने, क्योंकि उनको मना कर दिया था मेजॉरिटी कम्युनिटी ने कि वो पावर की जो है शेयरिंग नहीं करेंगे, रिफ्यूज टू शेयर पावर। इस वजह से वहाँ की सिचुएशन में ऐसे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, क्योंकि उन्हें तमिल्स जो थे उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल क्यों है? प्रूडेंशियल रीज़न अगर हम इसका देखें तो ये है कि इससे जो है कन्फ्लिक्ट ही नहीं होता। जैसे श्रीलंका में हुआ था, वहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं थी, इस वजह से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ रहे थे, सिविल वॉर हुआ था सोशल ग्रुप्स के बीच में। मोरल रीज़न जो है इसका वो ये है कि पावर शेयरिंग क्या होता है? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होता है।
डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि पावर जो है वो शेयर हो, इसलिए डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पावर का शेयर होना। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो पावर जो है वो किस तरीके से शेयर होती है। हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर शेयरिंग होना। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी जो देखते हैं कि जो भी काम है वो ठीक से हो रहा है, यानी चेक करते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम। वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइडेड हो। शेयरिंग ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, तो जो पावर जो है इसमें शेयर हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में भी पावर शेयर होती है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के कि किस तरीके से कंट्री में पावर शेयरिंग होती है। तो लेट्स रिकॉल, सबसे पहले जो हमारा था उसके अंदर हमने पावर शेयरिंग की डेफिनेशन देखी कि पावर शेयरिंग क्या होती है, और वो उसकी डेफिनेशन देखी कि लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, इन सब में डिवाइडेड होती है। फिर हमने बेल्जियम की स्टोरी देखी कि बेल्जियम में अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग रहते थे। फ्रेंच बोलने वाले जो थे माइनॉरिटी में थे और डच बोलने वाले मेजॉरिटी में थे। उसके बाद ब्रशियन में जो था कॉम्पोजिशन अलग था। श्रीलंका की हमने स्टोरी देखी कि इस तरीके से सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, इस वजह से तमिल और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। उसके बाद स्टेप्स क्या लिए गवर्नमेंट ने, बेल्जियम में अलग अलग चीज़ें मतलब उन्होंने बनाई, एकोमोडेशन किया बेल्जियम में कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो वाला गवर्नमेंट बनाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। उसके बाद हमने देखा कि इन स्टोरीज से हमें क्या समझ आया कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग थी तो वहाँ पर बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे, और श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं थी तो क्या हुआ था। नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू।